नमस्कार, लोकमंच न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर आपको बता दें, जहां दिल्ली में एक हफ्ते के लिए लॉकडाउन लग गया है। 26 अप्रैल की सुबह 5 बजे तक लॉकडाउन लगा रहेगा। सीएम अरविंद केजरीवाल ने लॉकडाउन का किया ऐलान। दिल्ली से बाहर ना जाएं, ये कहना है सीएम अरविंद केजरीवाल का। छोटा लॉकडाउन, घबराए नहीं। सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है, मैं हूं ना। लॉकडाउन के नियमों का करे पालन। 50 लोग ही शादी समारोह में हो सकेंगे शामिल। तो बढ़ते संक्रमण को देखते हुए दिल्ली में एक हफ्ते तक के लिए लॉकडाउन लगाया गया है। आज रात के 10 बजे से लेकर 26 अप्रैल की सुबह 5 बजे तक संपूर्ण लॉकडाउन लगा दिया गया है। इसमें जो भी जरूरी सेवाएं हैं वो चरणबद्ध तरीके से चालू रहेगी। 50 लोग शादी समारोह में शामिल हो सकते हैं। और बड़ी बात, सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि वो किसी भी लोग को घबराने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना। लॉकडाउन के नियमों का पालन जरूर करें, घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है। छोटा लॉकडाउन है, घबराए। इन्होंने ये भी कहा है कि मैं लॉकडाउन की स्थिति में बिल्कुल भी नहीं हूं, लॉकडाउन के पक्ष में बिल्कुल भी नहीं हूं, लेकिन संक्रमण की बढ़ते रफ्तार को रोकने के लिए एकमात्र सिर्फ लॉकडाउन ही समाधान बचा हुआ है, जिसे देखते हुए 6 दिन का लॉकडाउन लगाया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि इस 6 दिन के लॉकडाउन में जो भी व्यवस्थाएं हैं वो की जाएगी, ताकि क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली में आईसीयू बेड्स की कमी है, ऑक्सीजन की भी कमी हो चुकी है, जिसे देखते हुए 6 दिन का लॉकडाउन दिल्ली में लगाया गया है। सीएम अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए 6 दिन के लॉकडाउन का ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि छोटा लॉकडाउन है, घबराए नहीं। किसी भी चीज की जरूरत होती है तो मैं हूं ना। दिल्ली से बाहर ना जाएं। और प्रवासी मजदूर, क्योंकि लगातार लॉकडाउन की खबरों को देखते हुए और लॉकडाउन को लेकर जिस तरीके से बात कही जा रही थी, इसे देखते हुए प्रवासी मजदूरों का जो पलायन था वो बना हुआ था। लगातार प्रवासी मजदूर अपने गांव लौट रहे थे। इसी को देखते हुए सीएम अरविंद केजरीवाल ने प्रवासी मजदूर और जो भी लोग दिल्ली के बाहर के हैं उनसे आग्रह किया है कि स्थिति में, ऐसी स्थिति में घबराने की जरूरत नहीं है, धैर्य से काम लेने की जरूरत है। छोटा लॉकडाउन है, घबराने की इसमें कोई भी जरूरत नहीं है। 50 लोग भी अब शादी समारोह में भी सम्मिलित हो सकते हैं। दिल्ली में एक हफ्ते तक का लॉकडाउन लगा है। आज रात 10 बजे से लेकर सुबह के 5 बजे तक दिल्ली में संपूर्ण लॉकडाउन है। इसमें जो भी जरूरी सेवाएं हैं, मेडिकल की सेवाएं, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सरकारी व्यवस्थाएं, जो भी सुचारू रूप से व्यवस्थाएं हैं वो चलती रहेगी। लेकिन जिम, स्पा, ये जो चीजें हैं वो इस लॉकडाउन में बंद भी रहेंगी। जिनकी जरूरत नहीं है वो सभी चीजें इस लॉकडाउन के अंदर बंद रहेंगी। छोटा लॉकडाउन है, घबराने की जरूरत नहीं है। लोगों से अपील की है कि कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए उन्होंने ये भी कहा कि लॉकडाउन लगाने से कोरोना खत्म नहीं होता, लेकिन जितनी तेज गति से संक्रमण की रफ्तार बढ़ी है और ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं हर दिन के बाद, क्योंकि दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू लगाया गया था, वीकेंड लॉकडाउन लगाया गया था, लेकिन उसका भी नतीजा कुछ साबित नहीं हुआ, क्योंकि वीकेंड कर्फ्यू के दौरान भी 24,000 से ज़्यादा मामले सामने आए, जिसे देखते हुए आज रात की 10 बजे से लेकर 26 अप्रैल की सुबह 5 बजे तक संपूर्ण लॉकडाउन लगाया गया है। एकमात्र लॉकडाउन ही समाधान बचा था जिसके तहत ये लॉकडाउन लगाया गया, ये कहा है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने। 26 अप्रैल की सुबह 5 बजे तक संपूर्ण लॉकडाउन है, लेकिन जरूरी सेवाएं पहले की तरह ही चालू रहेंगी। और इसी वजह से जब भी हमने कड़े निर्णय लिए, हमें आपका पूरा सहयोग मिला, दिल्ली की जनता का पूरा सहयोग मिला। मैं हमेशा कहता हूं कि हमारी दिल्ली एक परिवार है। दिल्ली के 2 करोड़ लोग एक परिवार हैं, और जब परिवार में कोई आपदा आती है तो सारे परिवार के लोग मिलकर उसका सामना करते हैं। अब भी हम सभी मिलकर इसका सामना करेंगे। पहले भी जीत हुई थी, अब भी जीत होगी। आज दिल्ली में क्या परिस्थिति है? पिछले 24 घंटे में दिल्ली में लगभग 23,500 केस आए हैं। उसके पिछले 24 घंटे में लगभग 25,500 केस आए थे। तो पिछले 3-4 रोज दिन से रोज हम देख रहे हैं लगभग 25,000 के करीब केस आ रहे हैं। पॉजिटिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, संक्रमण दर बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। दिल्ली के अंदर अस्पतालों में उपलब्ध बेड्स की भारी कमी हो रही है।
डेली 25-25 हज़ार अगर पेशेंट्स आएंगे तो कोई भी व्यवस्था चरमरा सकती है। दिल्ली के अंदर बेड्स की भारी कमी हो रही है। आईसीयू बेड्स दिल्ली में लगभग ख़त्म हो गए हैं। आज सुबह मैं ऐप पे देख रहा था 100 से भी कम आईसीयू बेड्स दिल्ली में बचे हैं। ऑक्सीजन की भारी कमी हो रही है। कल हमने सेंट्रल गवर्नमेंट को भी लिखा है, उनसे बातचीत चल रही है। परसों रात को एक हादसा होते होते बचा। एक प्राइवेट हॉस्पिटल ने हमें बताया कि परसों रात को 3 बजे के करीब उनके अस्पताल की ऑक्सीजन लगभग ख़त्म हो गई। वो बोले जी हम तो बहुत बुरी तरह से डर गए, बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। इधर उधर हाथ पैर मार के किसी तरह से उन्होंने कहीं से ऑक्सीजन का इंतजाम किया। दवाइयों की कमी हो रही है, रेमडेसिविर दवाई की खासकर काफ़ी कमी हो रही है। ये सारे तथ्य मैंने आपको डराने के लिए नहीं बताए, ये सारी परिस्थिति है और इन परिस्थितियों में हमें अब अगला कदम क्या उठाना है, इस पे चर्चा करने के लिए मैंने आपको ये परिस्थिति बताई है। तो दिल्ली के अंदर कोरोना की परिस्थिति काफ़ी गंभीर है। अभी तक हमने दिल्ली के अंदर हेल्थ सिस्टम को बड़े अच्छे तरीके से मैनेज किया। दिल्ली में चौथी वेव आई है। पहली वेव पिछले साल जून में आई थी जिसमें 4,500 के करीब केस आए थे। दूसरी वेव आई फिर सितंबर में, फिर तीसरी वेव आई जिसमें 8,500 के करीब केस आए थे। दुनिया के कई शहर ऐसे हैं, बड़े बड़े देशों के, विकसित देशों के शहर, जहां 6,000 केस आए तो उनका पूरा हेल्थ सिस्टम चरमरा गया, कोलैप्स कर गया। दिल्ली में 8,500। तो अब बात करते हैं दूसरी बड़ी खबर की। और दूसरी बड़ी खबर राजधानी लखनऊ से। रक्षा मंत्री ने भेजी लखनऊ के लिए ऑक्सीजन। 5,000 लीटर के जंबो सिलेंडर भेजे गए। डीआरडीओ की मदद से की जाएगी आपूर्ति। बता दें कि लखनऊ के अस्पतालों में होगी ऑक्सीजन की आपूर्ति। डीआरडीओ ने सिलेंडर्स राज्य सरकार को भेजे। तो लगातार लखनऊ से सिलेंडर ऑक्सीजन को लेकर कमी की खबर सामने आ रही थी। हालांकि देश के तमाम जगह से, तमाम अस्पतालों से ऐसी खबरें आ रही है कि सिलेंडर की जो आपूर्ति, ऑक्सीजन की जो आपूर्ति है वो खत्म होती जा रही है, जिसे देखते हुए राजधानी लखनऊ में रक्षा मंत्री ने ऑक्सीजन भेजी है। 5,000 लीटर के जंबो सिलेंडर भेजे गए हैं। डीआरडीओ की मदद से आपूर्ति की जाएगी। लखनऊ के अस्पतालों में होगी ऑक्सीजन की आपूर्ति। डीआरडीओ ने सिलेंडर राज्य सरकार को भेजे। तो अगली बड़ी खबर भी राजधानी लखनऊ से ही है। डॉक्टर जीएस वाजपेयी को सौंपा गया लखनऊ के कोविड प्रबंधन का प्रभार। सीएमओ के गैर जिम्मेदाराना रवैये के बाद लिया गया फैसला। डॉक्टर जीएस वाजपेयी की सहायता के लिए 3 अधिकारी भी किए गए हैं नियुक्त। बता दें आपको कि सीएमओ को अब डॉक्टर जीएस वाजपेयी करेंगे रिपोर्ट। गैर जिम्मेदारा रवैये को देखने के बाद यह फैसला लिया गया है, जहां अब डॉक्टर जीएस वाजपेयी सहायता के लिए 3 अधिकारी भी नियुक्ति की गई है। सीएमओ को अब डॉक्टर जीएस वाजपेयी ही रिपोर्ट सौंपेंगे। डॉक्टर जीएस वाजपेयी को लखनऊ के कोविड प्रबंधन का प्रभार सौंपा गया है। सीएमओ के गैर जिम्मेदाराना रवैये के बाद फैसला लिया गया, जिसमें डॉक्टर जीएस वाजपेयी की सहायता के लिए 3 अधिकारी की भी नियुक्ति की गई है। सीएमओ को अब डॉक्टर जीएस वाजपेयी ही रिपोर्ट सौंपेंगे। गैर जिम्मेदाराना रवैये के बाद ये अहम जिम्मेदारी जीएस वाजपेयी को सौंपी गई है। अब सीधे जीएस वाजपेयी जो रिपोर्ट है वो सीएमओ को सौंप पाएंगे। उनकी सहायता के लिए 3 अधिकारियों की नियुक्ति भी की गई है। अब सीधे सीएमओ को रिपोर्ट जीएस वाजपेयी सौंपेंगे। के गैर जिम्मेदाराना रवैये के बाद अहम फैसला लिया गया है। डॉक्टर जीएस वाजपेयी की सहायता के लिए 3 अधिकारियों की भी नियुक्ति कर दी गई है। तो एक और बड़ी खबर राजधानी लखनऊ से, जहां आईपीएस अरविंद सेन यादव की पत्नी प्रियंका सेन यादव का निधन। कोरोना संक्रमण से मौत होने की जताई जा रही है आशंका। पशुपालन घोटाले के कारण जेल में बंद है आईपीएस अरविंद सेन यादव। सपा समर्थित जिला पंचायत सदस्य प्रत्याशी थी प्रियंका सेन यादव। आपको बता दें कि रिक्टरगंज ब्लॉक से ब्लॉक प्रमुख भी रह चुकी है प्रियंका सेन यादव। तो कोरोना संक्रमण की वजह से आईपीएस की पत्नी का निधन हुआ है। हालांकि
जो आईपीएस है वो अभी जेल में बंद है। पशुपालन घोटाले के कारण उन्हें जेल में बंद किया गया है और इस दौरान कोरोना संक्रमण की वजह से आशंका जताई जा रही है कि हो सकता है कि कोरोना संक्रमण की वजह से ही प्रियंका की मौत हुई है। पशुपालन घोटाले के कारण जेल में बंद है आईपीएस सपा समर्थित जिला पंचायत सदस्य प्रत्याशी भी रह चुकी है प्रियंका सेन यादव। रेटरगंज ब्लॉक से ब्लॉक प्रमुख भी रह चुकी है प्रियंका और अब उस कोरोना संक्रमण की वजह से उनका निधन हो गया है। तो अगली बड़ी खबर नोएडा से आ रही है, जहां पुलिस ने किया ट्वीट, क्षेत्र में कोविड मरीज को घबराने की जरूरत नहीं है। ये कहना है पुलिस का। नोएडा पुलिस की पहल, कोविड मरीजों को मुहैया कराया जाएगा प्लाज्मा। पुलिस विभाग में कोरोना से ठीक हो चुके हैं जो भी पुलिसकर्मी वो मरीजों को प्लाज्मा मुहैया कराएंगे। लोगों से कोविड मरीजों की मदद करने की भी अपील की गई। नोएडा पुलिस की पहल देखने को मिली है, जहां कोविड मरीजों को मुहैया अब कराएगी नोएडा पुलिस। पुलिस विभाग में कोरोना से ठीक हो चुके हैं पुलिसकर्मी और जो भी पुलिसकर्मी कोरोना से ठीक हो चुके हैं वो मरीजों को प्लाज्मा मुहैया कराएगी। लोगों से कोविड मरीजों की भी मदद करने की नोएडा पुलिस ने अपील की है। तो कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए ये अहम फैसला लिया जा रहा है और इस दौरान जो भी कोरोना संक्रमित मरीज है नोएडा पुलिस उनकी सहायता करेगी। जो पुलिसकर्मी कोरोना से ठीक हो चुके हैं उन सभी पुलिसकर्मी का जो प्लाज्मा है वो मरीजों को दिया जाएगा। ट्वीट कर ये जानकारी नोएडा पुलिस के द्वारा दी गई। अब अगली बड़ी खबर भी राजधानी लखनऊ से ही आ रही है, जहां वरिष्ठ पत्रकार ताविशी श्रीवास्तव का हुआ निधन। कोरोना के चलते ताविशी श्रीवास्तव की हुई है मौत। ताविशी श्रीवास्तव को अस्पताल में नहीं मिला बेड, इलाज के लिए भटकती रही ताविशी। लंबे समय तक इंग्लिश प्रिंट मीडिया में कार्यरत थी ताविशी। तो कोरोना के वजह से एक वरिष्ठ पत्रकार का निधन हो गया है और हैरानी की बात यह है कि अस्पताल में बेड नहीं मिला। लंबे समय से बीमार भी थी वो, लेकिन फिर भी अस्पताल में बेड नहीं मिलने की वजह से उनका निधन हो गया। कहा जा रहा है कि थोड़ी देर बाद ही उन्हें बेड जो मुहैया है, थोड़ी देर पहले उन्हें बेड मुहैया कराया गया था, लेकिन कुछ देर के बाद ही उन्होंने दम तोड़ दिया। लंबे समय तक इंग्लिश प्रिंट मीडिया में वो काम कर चुकी हैं। कोरोना की वजह से उनका निधन हो गया है। कोरोना के चलते ताविशी श्रीवास्तव की मौत हुई है। हैरानी की बात इसमें ये रही कि कोरोना से वो पीड़ित थी, लेकिन फिर भी अस्पताल में उन्हें बेड नहीं मुहैया कराया गया। थोड़ी देर पहले ही उन्हें बेड मिला, लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। संक्रमण की वजह से एक वरिष्ठ पत्रकार की जान चली गई। प्रिंट मीडिया में काफ़ी समय तक वो काम भी कर चुकी हैं। कोरोना की वजह से उनका निधन हुआ है। वरिष्ठ पत्रकार रह चुकी हैं ताविशी श्रीवास्तव। तो अगली बड़ी खबर जौनपुर से, जहां पूर्वांचल की आस्था का केंद्र यानी कि शीतला चौकिया धाम मंदिर के कपाट बंद हो चुके हैं। 19 अप्रैल से लेकर 26 अप्रैल तक रहेंगे मंदिर के कपाट बंद। बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए लिया गया फैसला। मंदिर प्रबंधन ने लिया कपाट बंद रखने का फैसला। तो आज से 26 अप्रैल तक मंदिर के कपाट बंद रखे जाएंगे। बढ़ते संक्रमण को देखते हुए मंदिर प्रशासन ने फैसला लिया है। पूर्वांचल की आस्था का केंद्र कहा जाने वाला शीतला चौकिया धाम मंदिर के कपाट बंद है। 19 अप्रैल से लेकर 26 अप्रैल तक, यानी आज से लेकर 26 अप्रैल तक मंदिर के कपाट बंद रहेंगे। बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए मंदिर प्रशासन की तरफ से ये फैसला लिया गया है। मंदिर प्रबंधन ने लिया कपाट बंद करने का फैसला। खबरों में आगे बढ़ते बात करते हैं एक और बड़ी खबर की। एक और बड़ी खबर जो कि यूपी के प्रतापगढ़ से, जहां प्रतापगढ़ में कड़ी सुरक्षा के बीच शुरू हुआ मतदान। जिला पंचायत सदस्य की 57 सीटों पर, ग्राम प्रधान के 1193 सीटों पर हो रहा है मतदान। बीडीसी की 1434 सीटों पर मतदान। करीब 26 लाख मतदाता करेंगे 73 पंचायत चुनाव के प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला। पंचायत चुनाव के लिए 1390 मतदान केंद्र और 3768 बूथों पर हो रहा है मतदान। पंचायत चुनाव में 2 एएसपी, 10 डिप्टी एसपी, 28 मजिस्ट्रेटों और 193 सेक्टर मजिस्ट्रेट की भी तैनाती की गई है। तो
यूपी के आज 20 जिलों में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का सुबह से ही मतदान शुरू हो गया है। सुबह 7 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक मतदान किया जाएगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर है मुजफ्फरनगर से आ रही है, जहां मुजफ्फरनगर में आज त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की वोटिंग जारी। सुबह 7 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक होगा मतदान। जिले में 17,06,080 मतदाता मताधिकार करेंगे प्रयोग। जिले के 13,215 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला होगा आज। दूसरे चरण में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में पुलिस फोर्स अलर्ट। पंचायत चुनाव में 1,060 मतदाता केंद्र और 2,976 मतदान स्थल बनाए गए हैं। जिले में जिला पंचायत के 45 वार्डों में 744 प्रत्याशी मैदान में है। जिले में 9 ब्लॉकों पर 7 सुपर जोनल मजिस्ट्रेटों की तैनाती भी की गई है। जिले में 24 जोनल और 118 सेक्टर मजिस्ट्रेट चुनाव में किए गए हैं तैनात। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर सबसे चप्पे पर पुलिस अलर्ट मोड में है। पंचायत चुनाव में पुलिस फोर्स पूरी तरीके से अलर्ट है। पंचायत चुनाव में 1,060 मतदान केंद्र और 2,976 मतदान स्थल बनाए गए हैं। जिले में जिला पंचायत के 45 वार्डों में 744 प्रत्याशी मैदान में हैं। जिले में 9 ब्लॉकों पर 7 सुपर जोनल मजिस्ट्रेटों की तैनाती भी की गई है। जिले में 24 जोनल और 118 सेक्टर मजिस्ट्रेट चुनाव में किए गए हैं तैनात। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स की भी तैनाती कर दी गई है। तो कोरोना के बीच त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का मतदान, दूसरे चरण का मतदान आज सुबह 7 बजे से ही किया जा रहा है। सुबह 7 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक मतदान किया जाएगा। जो भी लोग लाइन में लगे हुए हैं उन सभी की बारी आएगी और शाम के 6 बजे तक सभी अपने मताधिकार का प्रयोग कर पाएंगे। जिले में 13,215 प्रत्याशी मैदान में हैं और आज इन सभी प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला होगा। तो अब अगली बड़ी खबर मैनपुरी से आ रही है, जहां दूसरे चरण के लिए मतदान की प्रक्रिया शुरू। 3,811 जिला पंचायत, 4,850 प्रधान, 3,417 ग्राम पंचायत सदस्यों की किस्मत दांव पर। 98 अति संवेदनशील, 148 अति संवेदनशील और 18 संवेदनशील बूथ बनाए गए। डीएम और एसपी ने किया अति संवेदनशील बूथ का निरीक्षण। गड़बड़ी होने पर कड़ी कार्रवाई की भी दी गई चेतावनी। यूपी के 20 जिलों में सुबह से ही मतदान की प्रक्रिया शुरू हो गई है। 7 बजे से लोग अपने घर से निकल रहे हैं और अपने मताधिकार का प्रयोग भी कर रहे हैं। दूसरे चरण के लिए मतदान की प्रक्रिया शुरू हो गई है। 3,811 जिला पंचायत, 4,850 प्रधान, 3,417 ग्राम प्रधान सदस्यों की किस्मत दांव पर लगी हुई है। जिसमें 98 अति संवेदनशील, 48 भी अति संवेदनशील और 18 संवेदनशील बूथ बनाए गए हैं और जिसका जो निरीक्षण है वो डीएम और एसपी ने खुद किया है। तो एक और बड़ी खबर प्रतापनगर से ही आ रही है, जहां प्रतापगढ़ चुनाव मतदान में अब 1 दर्जन बूथों पर बवाल, कई जगहों पर मतदान हुआ बाधित। सुरक्षा व्यवस्था की तैयारी हुई हवाई पट्टी इलाके के बिरौती मतदान केंद्र पर बूथ लूटने की भी की गई है कोशिश। कैप्चरिंग की सूचना पर समर्थकों ने तीखी झड़प, जमकर हुआ बवाल। ईंट पत्थर से समर्थकों ने एक दूसरे पर बोला है हमला। तो बड़ी खबर आपको प्रतापगढ़ से बता रहे हैं, जहां मतदान केंद्र पर जमकर बवाल हुआ है। पुलिस ने हल्का बल प्रयोग भी किया है और दोनों प्रत्याशियों के समर्थकों को बूथ से हटाया गया। कई घंटों तक मतदान रहा प्रभावित। आसपुर देवसरा के किलवाई बूथ पर भी गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई है। बड़ी खबर प्रतापगढ़ से आती टीवी स्क्रीन पर बूथ कैप्चरिंग की सूचना पर समर्थकों में तीखी झड़प देखने को मिली। जमकर बवाल हुआ है और एक दूसरे के ऊपर ईंट पत्थर से प्रत्याशियों ने हमला बोला है। सुरक्षा व्यवस्था की तैयारियों की हवाई देखने को मिली है। पट्टी इलाके के बिरौती मतदान केंद्र पर बूथ लूटने की कोशिश की गई है। बूथ कैप्चरिंग की सूचना पर समर्थकों में काफी बहस देखने को मिली। जमकर बवाल हुआ, ईंट पत्थर से समर्थकों ने एक दूसरे पर हमला किया। पुलिस ने हल्का बल प्रयोग करके दोनों प्रत्याशियों के समर्थकों को बूथ से हटाया। कई घंटों तक मतदान भी बाधित रहा है।
तो अगली बड़ी खबर भी प्रतापगढ़ से ही आ रही है, जहां जाखामई पोलिंग स्टेशन पर ग्रामीणों ने किया हंगामा। प्रधान प्रत्याशी पर फर्जी वोटिंग का लगाया आरोप। फर्जी एजेंट पास लेकर पोलिंग सेंटर के अंदर घुसने का आरोप। हंगामा का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। मानिकपुर थाना के जाखामई पोलिंग स्टेशन का पूरा मामला। एक और बड़ी खबर प्रतापगढ़ से ही जहां जाखामई पोलिंग स्टेशन पर ग्रामीणों ने जमकर हंगामा किया है। प्रधान प्रत्याशी पर फर्जी वोटिंग का आरोप लगाया गया है। फर्जी एजेंट से पास लेकर पोलिंग सेंटर के अंदर घुसने का आरोप लगा है। हंगामे का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। पूरी घटना आपको बता दें, मानिकपुर थाना के जाखामई पोलिंग स्टेशन का है। तो अगली बड़ी खबर सुल्तानपुर से, जहां दो पक्षों में जमकर हुई पत्थरबाजी। आधी रात को चली कई राउंड की फायरिंग में कोई भी हताहत नहीं। घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्ष के खिलाफ मामला किया दर्ज। माहौल को देखते हुए गांव में पुलिस बल की भी तैनाती। प्रधान को लेकर हुआ था विवाद। फायरिंग के बाद से ही गांव में काफी खौफ का है माहौल। तियरी मछौरी गांव की पूरी घटना है। दो पक्षों में जमकर हुई है पत्थरबाजी। आधी रात को चली कई राउंड की फायरिंग में फिलहाल कोई भी हताहत नहीं है। घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज किया है। माहौल को देखते हुए गांव में हड़कंप भी मचा हुआ है। आपको बता दें कि प्रधानी को लेकर ये पूरा विवाद हुआ था। फायरिंग के बाद से ही गाँव में खौफ का माहौल है। तियरी मछौली गाँव की पूरी घटना बता रहे हैं आप। खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की राजधानी यानी कि भोपाल की, जहां कोरोना महामारी को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि देश अभूतपूर्व संकट से जूझ रहा है। उन्होंने कहा कि पहले भी लोगों को चेताया गया और सड़कों पर उतरकर लोगों को मास्क पहनाए और सोशल डिस्टेंसिंग बरतने की भी अपील की गई थी। उन्होंने ये भी कहा कि कोरोना से लड़ाई सामान्य लड़ाई नहीं, ये एक युद्ध है। जैसे युद्ध के समय सारा देश एक साथ आ जाता है, ठीक उसी तरह कोरोना के संकट में भी सरकार, समाज, आप हम सभी को मिलकर लड़ना पड़ेगा, तभी हम इस संकट से निपट पाएंगे। इस दौरान सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि संक्रमण की चेन को तोड़ना बेहद जरूरी है। हमारी सरकार व्यवस्था कर रही है, लेकिन जिस तेजी से मरीज बढ़ रहे हैं उससे सारी व्यवस्थाएं छोटी पड़ जाएंगी। इसलिए हमारा पहला संकल्प संक्रमण की बढ़ती रफ्तार को ही तोड़ना है। इसका उपाय है हम 30 अप्रैल तक घर में ही रहें, लोग खुद जागरूक हो और अगर इसके बावजूद भी कोई भी लक्षण दिखे तो तत्काल टेस्ट करवाएं और बिल्कुल भी लापरवाही ना बरतें। साथ ही टेस्ट करवाने के बाद खुद को क्वारंटाइन भी करें, वरना आप रिपोर्ट मिलने तक कई लोगों को भी संक्रमित कर देंगे। साथ ही सीएम ने यह भी कहा कि अगर कोई मरीज होम क्वारंटाइन नहीं रह पाता है तो उसके लिए हर जिले में कोविड केयर सेंटर बनाए गए हैं, वो वहां भर्ती हो सकता है। मेरे बहनों और भाइयों, इस संकट से निपटने के लिए आज पहली आवश्यकता है हम संक्रमण की चेन को तोड़ डालें। ये चेन ब्रेक करना आज अत्यंत आवश्यक हो गया है, क्योंकि अस्पताल भर रहे हैं, हम व्यवस्था बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अगर संक्रमित मरीजों की संख्या इसी तरह बढ़ती रही तो हर व्यवस्थाएं छोटी पड़ती चली जाएगी। और इसलिए पहला हमारा संकल्प, हम संक्रमण की बढ़ती रफ्तार को रोकेंगे और इसका उपाय हम घर में रहें। तो कांग्रेस नेत्री नूरी खान कोरोना पीड़ित मरीजों के परिजनों के लिए चाय नाश्ता लेकर अस्पताल पहुंची। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता नूरी खान को देखते ही पीड़ित परिवार कांग्रेस नेत्री को घेरकर अपनी समस्या बताने लगे। कांग्रेस नेत्री ने सभी की परेशानी सुनी और प्रशासन की अव्यवस्था को देखते हुए तुरंत सीएमएचओ महावीर खंडेलवाल को फोन लगाया और व्यवस्थाओं को सुधारने की भी बात कही।
इस दौरान कांग्रेस नेत्री ने जिला प्रशासन पर भी आरोप लगाया कि मौत का आंकड़ा जिला प्रशासन छुपाने में लगी है। यदि हकीकत जानना है तो शमशान और कब्रिस्तान में जाकर देखें, जिला प्रशासन की हरकत सामने आ जाएगी। साथ ही नूरी खान ने यह भी कहा कि यदि 1 घंटे के अंदर अस्पताल की व्यवस्था नहीं सुधारी जाएगी तो अस्पताल के बाहर वो पीड़ित परिवारों के साथ धरने पर बैठ जाएंगी, जिसकी जवाबदेही जिला प्रशासन की ही होगी, चाहे उसके लिए उन्हें जेल ही क्यों न जाना पड़े। वो जेल जाने के लिए भी तैयार हैं। स्थिति बहुत क्रिटिकल है, तुरंत उन्हें बेड की जरूरत है, आईसीयू की जरूरत है। उन्होंने कहा है कि वो व्यवस्था करवा रहे हैं 4 से 5 लोगों की। मैं यहाँ पर खड़े हुए लोगों को ये बोलना चाहती हूँ कि आधे से 1 से 1 घंटे के अंदर भी अगर बेड उपलब्ध नहीं हुआ, मुझे यहाँ आकर धरने पर बैठना पड़ा, मैं ज़रूर बैठूंगी। कलेक्टर महोदय, मैं आपसे हाथ जोड़कर ये निवेदन करना चाहती हूँ कि इस तरीके से लोगों को मरने के लिए ना छोड़ा जाए। उज्जैन लाशों के ढेर में तब्दील हो चुका है, आंकड़े गलत बता रहे हैं और ज़मीनी हकीकत अस्पताल में आकर देखिए, लोग कोरोना से नहीं मर रहे हैं, लोग कोरोना के इलाज के अभाव में मर रहे हैं। ये यहाँ की वास्तविक हालत है। स्थिति बहुत। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब अशोकनगर के सडोबा कस्बे में दिन प्रतिदिन कोरोना संक्रमित की संख्या बढ़ती जा रही है। बीते 2 दिनों में 3 युवाओं की कोरोना की वजह से मौत भी हो चुकी है, जिसको देखते हुए अशोकनगर विधायक ने प्रशासन और समाजसेवियों के साथ आपात बैठक की। बैठक में एसडीएम रवि मालवीय, तहसीलदार अनुराग जैन, थाना प्रभारी संजय राय और बीएमओ डॉक्टर शिवराज भदौरिया सहित शहर के समाजसेवी उपस्थित रहे। आपको बता दें, आपात बैठक में ये निर्णय लिया गया है कि सडोरा में जहां कोरोना संक्रमित मरीज हैं उन इलाकों को सील कर दिया जाएगा। खटिया मोहल्ला और सदर बाजार को पूरी तरह से सील करके सैनिटाइज भी किया जाएगा। साथ ही शहर में इस समय जो पॉजिटिव मरीज हैं उनकी तबीयत ज्यादा खराब है, उन लोगों को होम क्वारंटाइन की जगह छात्रावास में बनाए जा रहे क्वारंटाइन सेंटर में रखा जाएगा। अगली खबर मंडला से है, जहां ग्राम सुनहरा में तालाब निर्माण कार्य के नाम पर फर्जी हाजिरी भरकर पैसों की हेराफेरी का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि ग्राम अबवार के उप सरपंच ने दावा किया है कि सरपंच सचिव एवं सहायक सचिव ने तालाब निर्माण के लिए 25 लाख रुपए का घोटाला किया है। गलत बिल लगाकर पूरा कार्य करवाने का उन्होंने दावा भी किया। साथ ही उन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि सरपंच ने अपने सगे रिश्तेदारों को आवास योजना का लाभ दिया, जबकि ग्राम पंचायत अमवार में बैगा जाति के लोग अपनी झोपड़ी बनाकर अपना जीवन यापन करने को मजबूर हैं। इस मामले की शिकायत करते हुए उप सरपंच ने मुख्य कार्यपालन अधिकारी मवई, एसडीएम और कलेक्टर मंडला को ज्ञापन भी सौंपा। इस मामले में सख्त कार्रवाई करने की भी मांग की गई। मैं सरपंच सचिव को 1 बार नहीं 2-3 बार बताया कि आप ग्राम पंचायत खोलिए, ये बैगा गांव है, बैगांव के समस्या का हल करिए, इनका आवास किस कारण नहीं बन रहा है। तो ये हाँ भर कहते हैं, कुछ करते च नहीं। हाँ तो कहते हैं, कुछ करते च नहीं है। और उनसे पूछा मैं कि मैं सूचना के अधिकार लगाया, 4 माह है गया, मुझे सूचना के अधिकार की आज तक जानकारी नहीं बताया गया, न बिल वाउचर दिया गया नहीं। हमारे पंचायत में सचिव सरपंच के द्वारा 250 लाख का घपला है, जिसमें हमने जहां कहां शिकायत की है, डीएम के पास, कलेक्टर के पास, सीओ साहब के पास भी, फिर उसका कोई किसी प्रकार का सुनवाई नहीं हो रहा है। अच्छा, अभी तक कोई जांच नहीं हुआ है। तो इंदौर की भंवरकुआं पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए लगभग 10 लाख से अधिक शराब जब्त की है। आपको बता दें कि भंवरकुआं थाना क्षेत्र में पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि देवास से 250 पेटी देशी शराब लाई जा रही है। इस मामले में पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए शराब ले जा रही वाहन का पीछा किया। खुद को घिरता देख वाहन चालक अपने वाहन को रिंग रोड पर ही छोड़कर फरार हो गया। पुलिस ने गाड़ी में लदी करीब 10 लाख रुपए की देशी शराब को जब्त कर लिया है। फिलहाल पुलिस शराब तस्करों की भी तलाश कर रही है। फिलहाल बुलेटिन में मुझे दीजिए इजाजत। लोकमंच न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।